छात्रों, आज हम आपको पढ़ाएंगे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। देखिए, इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हमने आपको बता दिया है, जिसके अंतर्गत 10+2+3 के राष्ट्रीय संरचना के अनुसार राष्ट्रीय संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करना, शैक्षिक अवसरों में समानता, शैक्षिक गुणवत्ता पर बल, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, प्रत्येक 5 वर्षों में शिक्षा नीति की समीक्षा, ये सब 1986 में आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में जब सरकार ने इस पर फैसला लिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाए और इसके तहत सन 1986 ईस्वी में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई। उसमें उन सब के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, इस नीति की हर 5वें साल समीक्षा होगी, उसमें जो त्रुटियां होगी या उसमें को लागू या उसमें क्या कमी है, इन सब को का अध्ययन करने के बाद उसमें जो है कुछ संशोधन करना होगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी चाहते थे कि भारत जब 21वीं शताब्दी में प्रवेश करे तो विश्व में इसका एक प्रमुख स्थान हो, और वे यह भी समझते थे कि इस किसी भी देश की प्रगति का मुख्य आधार वहाँ की शिक्षा होती है। इसलिए राजीव गांधी ने 8 मई को लोकसभा तथा 13 मई को राज्यसभा में के द्वारा इसको पारित करा करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया, उसको प्रकाशित किया। इसके बाद 5 वर्षों बाद 1992 में इसके संशोधन की बात आई और इसकी समीक्षा की गई, और समीक्षा के आधार पर इसमें निम्न बातों पर विचार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का उद्देश्य शिक्षा का व्यावसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम को व्यावसायीकरण करना था। नंबर 2, आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में शक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। इसके तहत
यह समझा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभिप्राय यह था कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की जो अहम भूमिका होती है उसको सही रूप से विकास के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना और उसमें संशोधन होना आवश्यक है। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। वह समिति जो है पूरे इस शिक्षा का अध्ययन किया और देखा कि इसमें 1986 की शिक्षा नीति को परिवर्तन करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी उसमें कुछ संशोधन करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को प्रकाशित किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित खंड प्रकाशित किए गए। नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 शिक्षा का सार, नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, नंबर 4 समता के लिए शिक्षा, नंबर 5 तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, नंबर 6 विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का पुनर्गठन, विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का गठन, नंबर 7 व्यवस्था को गतिमान बनाना, नंबर 8 शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना, शिक्षा की विषय वस्तु एवं गतिमान बनाना, नंबर 8 नंबर 9 शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना, नंबर 10 संसाधन एवं उसकी व्यवस्था करना,
और शिक्षा का भविष्य निर्धारण करना। छात्रों, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने बताया आपको कि 1986 के आधार पर ही इस समिति ने अध्ययन किया और इन बिंदुओं पर संशोधित राष्ट्रीय नीति को लागू करने पर बल दिया। नंबर 1, शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, राजीव गांधी जी ये चाहते थे कि हमारा देश जब 21वीं सदी में प्रवेश करे तो वह देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसके लिए शिक्षा ही सबसे उचित शासन होता है। द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन डिसाइडेड नॉट इन पार्लियामेंट, उनकी एक सोच थी कि द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन डिसाइडेड नॉट इन पार्लियामेंट, नॉट इन लेजिस्लेचर्स, नॉट इन कोर्ट, नॉट इन फैक्ट्रीज, बट इन स्कूल। कहने का तात्पर्य यह था, वो भी इस बात डॉक्टर राधाकृष्णन की इस विचार से एकदम सहमत थे राजीव गांधी कि किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा पर ही आधारित होती है। इसलिए शिक्षा के लिए ऐसी भूमिका अदा करनी चाहिए, शिक्षा ऐसी हो जो देश की प्रगति कर सके। इसके आधार पर जब 1986 की नीति बनाई गई तो उसके संशोधन की आवश्यकता हुई। नंबर 2, शिक्षा का सार क्या, शिक्षा का तत्व क्या होना चाहिए। शिक्षा का असली तत्व यह होना चाहिए, असली सार यह होना चाहिए कि देश का संपूर्ण विकास करना, देश काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में सुधार करके, शिक्षा में संशोधन करके उसको आगे बढ़ाना। नंबर 3, समता के लिए शिक्षा। देखिए, बहुत पहले से शिक्षा में बड़ी विषमता थी, जैसे स्त्रियों की शिक्षा, गरीब लोगों की शिक्षा, आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, उच्च वर्ग धनी वर्ग में विषमता। तो सरकार यह सोचती थी कि शिक्षा में कोई विषमता, किसी वर्ग के लिए भेदभाव ना हो, उस भेदभाव को मिटा करके शिक्षा सबके लिए बराबर रूप में प्रदान की जाए। इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा। शिक्षा पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो, इसलिए इसकी एक राष्ट्रभाषा हो, इसकी एक राष्ट्रीय शिक्षा की योजना हो जिससे पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू हो। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की व्यवस्था। देखिए कि आज हमारा देश अब इस रूप में खड़ा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे ITI, पॉलीटेक्निक, BTech, MTech, कंप्यूटर्स एजुकेशन, इन सब की क्योंकि आज उसी की मांग है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पुरानी शिक्षा पद्धति पर चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए तकनीकी शिक्षा पर बल देने का और उसमें विभिन्न प्रकार के डिजिटल एजुकेशन को लागू करने का उस पर बल दिया गया, उसकी व्यवस्था की गई, ऐसा प्रबंधन किया गया। विभिन्न अवस्थाओं पर शिक्षा का गठन हो। विभिन्न अवस्थाओं का मतलब कि जैसे अब आपका प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर का शिक्षा होती है। तो प्राथमिक स्तर जो है वो 6 वर्ष से प्रारंभ होती है, तो उसके पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी या और भी व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षा देने का देना होगा। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर भी उसका इन अवस्थाओं का अलग अलग गठन होना चाहिए। व्यवस्था को गतिमान बनाना। जो भी व्यवस्था हम शिक्षा के रूप में करते हैं उसमें तेज़ी लाने के लिए हमको विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और बच्चों को इस रूप में तैयार करना चाहिए कि जो अपने देश को आगे बढ़ा सकें।
शिक्षा की विषय वस्तु एवं उसमें गतिमान बनाना। शिक्षा की विषय वस्तु की पाठ्यक्रम में क्या रखना चाहिए, किस रूप में रखना चाहिए, क्या हमारे लिए आवश्यक है, किस चीज़ की आवश्यकता है कि आज हम देश को आगे ले जा सकें, और जो कि शिक्षा पर ही निर्भर करता है। इसलिए ऐसी विषय वस्तु हो, ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए जो देश की प्रगति को आगे कर सके। शिक्षा विधियों में परिवर्तन लाना, जैसे पुरानी शिक्षण विधियां जो थी उसको छोड़ करके अब नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा पर बल देनी चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, और विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षा में करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है ऊपर जा सके। संसाधन एवं उसकी व्यवस्था करना, शिक्षण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाने चाहिए। उन संसाधनों के माध्यम से, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, जिस भी रूप में हो उसकी हमको व्यवस्था करनी चाहिए। और लास्ट है शिक्षा का भविष्य निर्धारण करना। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ये देखा गया कि हमारे भविष्य में शिक्षा की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, उसको कि हमारा देश जो है और आगे निकल सके। इसलिए शिक्षा के भविष्य का निर्धारण भी करना आवश्यक है। दैट्स ऑल।